नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग क्रॉप्स फॉर यूरोप। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किया हमने। जैसे बात करें हम लोग तो हमारा टॉपिक था ऑल वाज नॉट वेल। ये जो छोटा मोटा टॉपिक था ये हमारा किस मेन टॉपिक के अंदर आता था? हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था, आपको याद दिलाते हैं, द कंपनी बिकम्स द दीवान। यानी कि ये हमारा मेन टॉपिक था जिसके अंदर हमारा छोटा छोटा टॉपिक था, जिसमें सबसे पहला हमारा हो गया रेवेन्यू फॉर द कंपनी, उसके बाद फिर द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर द प्रॉब्लम, उसके बाद फिर न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, उसके बाद फिर द म्यूनरो सिस्टम जिसको हम रोतवारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद ऑल वाज नॉट वेल। ये छोटे मोटे टॉपिक हमारे मेन टॉपिक के अंदर में था। और आज हम लोग अपना सेकेंड मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी कि यूरोप के लिए फसल उगाया जा रहा था हमारे भारत में, है ना। और कौन उगवाता था? अंग्रेज उगवाता था हम लोगों से। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये हो गया कि जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 अलग अलग प्रकार के सिस्टम को पढ़ा। पहला हमारा था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा महलबारी सेटलमेंट और तीसरा हमारा म्यूनरो सिस्टम। बेसिकली इन सब सिस्टम को अंग्रेजों ने लॉन्च किया एक ही मकसद से। मकसद ये था कि अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। किसानों के प्रॉफिट के बारे में ये लोग सोचते नहीं थे, लेकिन अब अंग्रेजों को लगा ना कि यार कब तक हम टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि टैक्स वसूल तो रहे हैं लेकिन देने के लिए कोई तैयार है नहीं। तो अब क्या करना चाहिए, गांव वालों को काम सौंपो। मतलब कि गांव वाला खेती करना चाह रहा है क्या? नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि खेती क्यों करेगा वो? भाई आप जितना खेती कर रहा है वो सारा तो आप ही ले रहे टैक्स के रूप में। तो गांव वाला भी खेती नहीं कर रहा है, गांव वाला अपना गांव छोड़ के भाग जा रहा है। तो अंग्रेजों को लगा ये ऐसा चलता रहा तो फिर हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो अब इन्होंने क्या करना चालू किया, लोगों को खेती करवाना चालू किया। यानी कि लोगों को कहा कि तुम हमारे लिए खेती करो और बदले में हम तुमको जो हमारा जो मजदूरी होगा वो तुमको हम अपना देंगे। तो अब जरा सोचो, जहाँ पे लोगों के पास 1 रुपया खेती करने के लिए पैसा नहीं होता था, अब अंग्रेजी पैसा दे रहा है, अंग्रेजी खेती करवा रहा है, तो क्या आम आदमी यानी कि किसान क्या खेती नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पे ना अंग्रेजों का ही चाल है। चाल क्या है, ये पैसा भी अब देगा कौन? अंग्रेजी देगा, सब कुछ अंग्रेज देगा, लेकिन उस अनाज पे अधिकार किसका होगा? अंग्रेज का ही होगा। किसानों को क्या लग रहा था कि अनाज पे अधिकार हमारा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको मात्र कुछ हिस्सा उसका देगा खाने पीने के लिए, लेकिन सारा का सारा अनाज अंग्रेजों का ही रहेगा। क्योंकि अंग्रेज क्या करना चाह रहा है, अनाज यहाँ पे उगा के यूरोप भेजना चाह रहा है, और वो तो खेती करेगा नहीं, बड़ा नाजुक होता है वो लोग, बड़ा सुकुमार आदमी होता है वो सब। तो ये चाहता था कि लोगों सब काम करवाओ, और काम करने के लिए इसके पास तो पैसा है नहीं, तो जो पैसा लग रहा है पैसा भी दे दो और काम करवाओ, लेकिन जो अनाज होगा वो अनाज लेके यूरोप अपने देश भेज दो। ठीक है ना। खैर देखते हैं इसमें क्या हुआ। अगला, द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। और अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा हमारे भारत में खेती करने के बारे में सोचा ओपियम का और इंडिगो का। इंडिगो का मतलब होता है नील, जो नीला रंग होता है, और ओपियम का मतलब होता है अफीम, एक नशीला पदार्थ होता है। और ध्यान रखिएगा ये ओपियम बड़ा ही नशीला चीज़ होता है, और ये ओपियम का खेती इसलिए करवाते थे क्योंकि ये लोग अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे अपने देश यूरोप में। और यूरोप में चीज़ उगता नहीं था, कहाँ पे केवल उगता था? इंडिया में। यानी कि इंडिया में इन लोगों ने 2 चीज़ों के खेती के बारे में सोचा, पहला ओपियम और दूसरा इंडिगो, क्योंकि इन दोनों चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप में। यानी कि यूरोप के लोग इंडिगो को बहुत पसंद करते थे, और नशीला जो पदार्थ हमारा था ओपियम उसको बड़ा पसंद करते थे। ओपियम के लोग पसंद करते थे कपड़े में रंग करने के लिए, और इंडिगो का, माय मिस्टेक, इंडिगो का इस्तेमाल करते थे लोग कपड़े में रंग करने के लिए, और ओपियम का इस्तेमाल करते थे थोड़ा सा नशीला, मतलब कि थोड़ा सा नशा करने के लिए। ठीक ना। आगे, The British forced cultivators in various parts of India to produce other crops like jute in Bengal, tea in Assam, sugar cane in the United Provinces, जो कि उत्तर प्रदेश का बात हो रहा है, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras, जिसको हम लोग आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। मतलब कि अंग्रेजों का मेन तो 2 ही चीज़ के ऊपर फोकस था, पहला ओपियम और दूसरा इंडिगो, यानी कि इन दोनों की खेती करो। इसके अलावा भी इन लोगों ने जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को टॉर्चर किया खेती करने के लिए ज़बरदस्ती, वो क्या, किसके लिए? जूट के लिए। जूट कहाँ पे? बंगाल में। चाय का खेती करने के लिए कहाँ पे? असम में। शुगर कैन का कहाँ पे करने के लिए? उत्तर प्रदेश में। गेहूँ का कहाँ पे? पंजाब में।
कॉटन का कहाँ पे? महाराष्ट्र और पंजाब दोनों में। और चावल का कहाँ पे? मद्रास में। यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगहों पर किसानों को फोर्स किया गया कि तुम हमारे लिए खेती करो, और जो नहीं करता था मारता था, पीटता था। सिंपल इस तरीके से चलता था। मतलब अंग्रेज कहता था कि यार जब हम तुमको सारा कुछ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, पैसा वैसा सब कुछ तुमको हम दे ही रहे हैं, तो तुम हमारे लिए खेती करना क्यों नहीं चाहोगे? अच्छा, आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा ना कि सर जब सब कुछ अंग्रेज दे ही रहा है तो फिर भी किसान खेती करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखो, तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि समझना ध्यान से, ओपियम का खेती करने में और इंडिगो का खेती करने में समय बहुत लगता है। समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। जितना समय लग रहा है, जितना मेहनत लग रहा है, उस बदौलत उतना उसको पैसा मजदूरी के तौर पे मिलता नहीं था। तो क्या लगता है आपको कि कोई भी किसान मेहनत करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। आप इमेजिन करो, जैसे सपोज करो कि आप हमको बोलोगे, चलो मान लो हम ही किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि यार तुम ना मेरे लिए काम करो, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो 12 घंटा, लेकिन हम तुमको पैसा देंगे मात्र 4 घंटे के हिसाब से। कोई भी आदमी मेरे लिए काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। वही बात यहाँ पे था, अंग्रेज सब कुछ दे रहा था, पैसा, खाना पीना, सब कुछ दे रहा था कि ये पैसा लो, खेती करो, लेकिन तुमको खेती बस हमारे लिए करना पड़ेगा और किसी के लिए नहीं। यहाँ पे लोगों को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो लोग खुश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा का सारा फसल होने वाला है अंग्रेजों का ही। दूसरा बात, इसमें जब ये खेती करते थे ना, इंडिगो जब उगाते थे, ओपियम जब उगाते थे, तो इनमें पूरा का पूरा घर लग जाता था। यानी कि परिवार का जितना आदमी है सबको इसमें लगना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, और उसके जितना इनको पैसा नहीं मिलता था। समझ रहे बात को? यही चीज़ के वजह से कोई भी आदमी अंग्रेजों के लिए खेती करना नहीं चाहता था, ठीक ना। अब जब नहीं चाहता था तो अंग्रेज क्या करते थे? मारते पीटते थे, फोर्स करते थे, ठीक ना। आगे, और हाँ, इसमें समस्या ये और भी था कि जब लोग इन सब का खेती करते थे ना, तो लोग और किसी काम में अपना टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि समय नहीं बचता था। और इसमें समय क्या चाहिए? बहुत चाहिए। ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया, इन सब पर आप खेती करते हैं तो इसमें समय बहुत देना पड़ता है। मतलब इतना समय है कि इसके अलावा और किसी चीज़ को आप समय दे ही नहीं पाएंगे। तो किसान बेसिकली नाराज रहते थे, बोलते थे कि हम नहीं कर पाएंगे खेती, ठीक ना। ये चीज़ था हमारा। आगे, The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. तो वो अब एक से एक हथकंडे अपनाता था वो अपने खेती को बढ़ाने के लिए। हथकंडे अपनाने का मतलब सिंपल सा ये है, डराना, धमकाना। धमकाना ये कि तुम यदि हमारे लिए खेती नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, खेती नहीं करोगे तो तुम्हारा ज़मीन छीन लेंगे, खेती नहीं करोगे रात में घर में आग लगा देंगे। इस तरीके से परेशान किया जाता था और आदमी डर के मारे अंग्रेजों के लिए खेती करता था लास्ट में, है ना। आगे अगला टॉपिक हमारा इसमें है, डज कलर हैव अ हिस्ट्री। डज कलर हैव अ हिस्ट्री का मतलब हो गया क्या रंग का भी एक इतिहास है। और यहाँ पे कौन सा रंग का बात हो रहा है? इंडिगो का बात हो रहा है। क्या रंग का भी एक इतिहास है? बिल्कुल इतिहास है भाई। यानी कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे इंडिया में बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों ने इंडिगो उगाया है और अपने से नहीं, हम लोगों से उगाया है। तो हाँ, बिल्कुल रंग का भी एक क्या अपना इतिहास है, अपना एक कहानी है रंग का। तो रंग के बारे में ज़रा देखते हैं। A rich blue color commonly called indigo was produced from a plant called indigo. इंडिगो का ना प्लांट आता है हमारा एक, मतलब कि प्लांट का नाम ही है इंडिगो। नील का खेती बेसिकली अब नहीं करता कोई, क्योंकि अब जो नील हमारे घरों में आता है कपड़ों, उजले कपड़ों में डालने के लिए, बेसिकली गंजी में या फिर धोती में, वो डब्बे में आ जाता है, मार्केट में हम लोग खरीद लेते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज कोई बड़े लेवल पे इतना इंडिगो का खेती करता होगा? नहीं करता है। आज वो नील हमारे बेसिकली मार्केट में आ जाता है, हम डिब्बा खरीदते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पहला है वैसा हमारे पास नहीं था, पहले हम लोग खेती करते थे। तो चूँकि अब इंडिगो का मतलब अब तो उतना ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इंडिगो का, लेकिन पहले हमारे यहाँ पे इंडिगो का खेती भारी मात्रा में होता था, बड़े लेवल पे होता था, ठीक ना। तो जो बेसिकली ब्लू कलर है उसका नाम क्या है? इंडिगो। इंडिगो का खेती होता था और इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेज था वो यूरोप में था, यूरोप में, क्योंकि लोगों को लगा ना, और उस समय पर जो हम लोग इंडिगो उगाते थे उसका रंग बड़ा गहरा होता था और यूरोप के लोगों को बड़ा पसंद आता था। उनको लगता था कि यार ये तो बड़ा अच्छा रंग है, अपने कपड़ों में भी डाला जाए, तो वो लोग बड़ा इस्तेमाल करते थे इसका। इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे इंडिगो का खेती करवाते थे, ठीक ना। आगे, इंडिगो इज लाइक अ ब्लू डाई। ब्लू डाई का सिंपल सा मतलब है कि नीला रंग का ये बात कर रहा है, ठीक ना। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय पे इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करता था। उस समय पे इंडिया दुनिया में
सबसे ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस भी करता था और दूसरे कंट्री को देता भी था। तो सोचो उस समय पे हमारे इंडिया में इंडिगो का क्या क्रेज़ था, बहुत एकदम खतरनाक क्रेज़ था। इसीलिए तो अंग्रेज इतना ज़्यादा इसके ऊपर पागल थे, क्योंकि वो इंडिया में उगवाते थे और बेचते थे पूरी दुनिया में जाके। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचते थे यूरोप में ही, लेकिन बेचने का तो ये लोग कहीं भी बेचते थे अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी कि इंडिया का ही इंडिगो इतना फेमस क्यों था, बाकी कंट्री का क्यों नहीं। इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।